नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। सिक्स्थ चैप्टर की समरी को आज हम खत्म कर लेंगे प्रोबेबली, और नेक्स्ट सैटरडे से हमारा सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट हो गया। कल कुछ बात जो मंत्र में की थी, पहले मंत्र में सोम के ऊपर बात की थी, उसी पर एक और मंत्र आंखों के सामने आ गया तो उसको पढ़ रहा हूं, इसको सुन लेते हैं। ये कहता है यस्मात्, ऋग्वेद के 118:7 का मंत्र है ये ऋग्वेद का। यस्माद् ऋते न सिध्यते यज्ञो विपश्चितश्चन स धीनाम योगमिन्वति। इसका सिंपल मतलब देखते हैं कि क्या लिखा है। ये कहते हैं परमेश्वर की सहायता के बिना बुद्धिमानों के भी यज्ञ जैसे अच्छे कर्म भी सिद्ध नहीं होते। प्रभु का बुद्धि के साथ समन्वय और सामंजस्य हो जाता है। प्रभु से, सोम से सफलता के लिए सहयोग मांगे। सत की रक्षा की अभिलाषा हो तो प्रभु के साथ, उनके नियम व्यवस्था के साथ हम इनवित, समन्वित, इन ट्यून हो जाएं। प्रभु के नियमों के स्वर में अपना स्वर मिला लें। हम आचार्य उपदेशक के नियमों व्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाएं तो सत की रक्षा और असत का नाश अवश्य हो जाता है। देखिए, मंत्र जो कह रहा है उसका सिंपल भाव ये है कि जो बहुत ज्यादा अच्छे, बुद्धिमान, अक्लमंद लोग होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो भी अगर ईश्वर से, परमेश्वर से, परमात्मा से जुड़े नहीं होते तो उनका भी ज्ञान जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव या खराबी की तरफ टर्न हो जाता है, कि वो सत नहीं रहता। इसीलिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है और अच्छे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो परमात्मा की सहायता बहुत जरूरी है। कि ईश्वर के मदद के बिना, परमेश्वर की मदद के बिना जो लोग कुछ भी करते हैं वो उनका इन ट्यून विद द नेचर नहीं होता, या इन ट्यून विद रित, नियम, प्रकृति के नियम और परमात्मा के नियम से इन ट्यून नहीं होता, वो गलत की तरफ मुड़ जाता है। ये काम भी यहाँ पर सोम के द्वारा ही बताया गया है कि परमेश्वर सोम के रूप में हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में समा कर काम करते हैं। अगर हम उनको एक्नॉलेज करके उनके तरफ नहीं चलते तो वही सोम हमारे असत को, जो कि सत नहीं होता, उसको बर्बाद करने का भी काम करता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है इसमें, इस मंत्र में। आगे बात करते हैं, आइए। कल कुछ क्वेश्चन उठे थे और उन पर बात कर लेता हूँ, क्वेश्चंस पर, और फिर आगे बढ़ता हूँ आज। कल अरुणा जी ने प्रश्न पूछा था, और अरुणा जी ने पूछा था प्रारब्ध और संचित के बारे में। ये आगे हमारे गीता में इसके ऊपर रेफरेंस आएगी, इस पर बात आएगी, आगे उठाएंगे भगवान कृष्ण भी। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो कर्म होते हैं ना, इन कर्मों और कर्म फलों को, इनको हमने तीन अलग अलग कर्म फलों के हिसाब से बांटा हुआ है या नाम दिया हुआ है, ये कहा जाए। ये तीन होते हैं क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान क्या होते हैं? क्रियामान होते हैं जो काम हो रहा है और उसका हमको इमीडिएटली फल साथ साथ मिल रहा है, वो सब होते हैं क्रियामान। अब देखिए, बात यह है कि जो भी मोमेंट, अभी का मोमेंट है, वो अगले मोमेंट में ही पास्ट हो जाता है। हर मोमेंट में जो अगला मोमेंट होता है, पिछला वाला पास्ट बनता जाता है, यानी कि वो भूतकाल हो जाता है, गया समय हो जाता है, बीता हुआ हो जाता है। तो वक्त तो चलता ही रहता है, ठहरता नहीं। टाइम तो हमेशा ही मूव करता रहता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली काल मूव करता ही रहता है। तो ये समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं आपसे एक सेंटेंस,
ये सेंटेंस बोलने में मैंने 5 या 6 सेकंड लगा दिए। तो इस 6 सेकंड में जो मैंने शुरू किया, वो तो पास्ट टेंस 6ठे सेकंड में पहुँचते-पहुँचते ही पास्ट टेंस में चला गया। तो उसके ऊपर जो मैंने आपको बात बोल दी, उस बात के ऊपर अब मेरा कोई कंट्रोल तो रहता नहीं। मैं तो साउंड इफेक्ट्स को, साउंड वेव्स को रिटर्न वापस करके नहीं ला सकता कि आपको सुनाई ही ना दे। सो व्हाट हैपेंस इज दिस कि इसी तरह से जो मानसिक कर्म है, जो हमारे दिमाग में चलती हैं चीजें, वो रिटर्न नहीं होती। हम रोक सकते हैं कि ये जो थॉट चल रहा है मेरा, इसको मैं रोक लूं, इसको मैं आगे ना बढ़ाऊं। हम रोक सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। तो होता ये है कि जैसे ही एक कर्म होता है, वो अगले ही मोमेंट में पास्ट टेंस में चला जाता है, और जैसे ही वो पास्ट टेंस में चला जाता है, हमारा कंट्रोल उसके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जब हमारा कंट्रोल किसी भी कर्म पर खत्म हो जाता है, तो वो सीधा प्रकृति और परमात्मा के कंट्रोल में आ जाता है। इमीडिएटली वो ईश्वर के, परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाता है। तो क्या हो जाता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमको बड़ी इमीडिएटली उसका रिजल्ट, या ये कहें उसका कर्म फल मिल जाता है, बहुत इमीडिएट। तो जिसका हमको बहुत इमीडिएटली कर्म फल मिल जाता है, या यूं कहा जाए कि टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी देर नहीं लगती, वो सारे के सारे होते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो होते हैं जिनका हमको कर्म फल जल्दी ही मिल जाता है। अब जल्दी का टाइम फ्रेम आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये जो फल था ये मेरे को 1 मिनट में मिल गया, 1 दिन में मिल गया, 1 हफ्ते में मिल गया, 1 साल में मिल गया। ये डेफिनेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्म पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ जिसका जो फल है मेरे को मिलना ही वाला है 6 महीने बाद, तो वो तो 6 महीने बाद ही मिलेगा, क्योंकि वो टाइम फ्रेम में बंधा हुआ है। तो ऐसे कर्म भी क्रियामान कर्म हो जाते हैं, या उनके कर्म फल भी क्रियामान ही होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको हम संचित कहते हैं। संचित का मतलब होता है जमा किए हुए, स्टोर हाउस में पड़े हुए। वो सारे कर्म जो हमने किए हैं और जिनके फल हमको नहीं मिले, वो सब के सब फल, कर्म फल होते हैं संचित कर्म फल। संचित वो होते हैं जिसका हमको बाद में जाके फल मिलता है। अब अगर मैंने कोई चीज प्लांट करनी है, कि मिट्टी में मैंने पालक का बीज डाल दिया, तो हम कहेंगे कि पालक का बीज डाला है तो पालक तो 1.5 महीने में, 2 महीने में रेडी होके पूरी खिल जाएगी, आपको फल मिल जाए। लेकिन अब मैंने उसी तरह से बाहर अपने एप्पल के पेड़ का बीज डाल दिया, तो एप्पल का पेड़ तो फल देने में आपको लगाएगा 2 साल, 4 साल। तो वो तो पालक की तरह 2 महीने में देगा नहीं फल आप। तो संचित वो होता है जो जमा हो जाता है और अपने टाइम पर ही ब्लूम करके आता है। अब ये भी समझना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है। टाइम होता है वो ऑपर्च्यून मोमेंट, कि जब वो निकल कर बाहर आता है। अब ठीक है कि हमने वो पेड़ जो लगाया था उसका ऑपर्च्यून मोमेंट ही 2 साल, 3 साल बाद आएगा, उसी वक्त उस पेड़ में से हमको फल मिलना शुरू होगा। तो ये उस ऑपर्च्यून मोमेंट से पहले हमको नहीं मिलेगा। ऑपर्च्यून मोमेंट में क्या होता है, परिस्थिति होती है, यानी सिचुएशन होती है, और राइट एटमॉस्फेयर रेडी हो जाता है उसके लिए। तो पेड़ भी बड़ा हो गया, पेड़ फल भी गया, उसमें फूल भी लग गए, फूल लगने के बाद मौसम भी आ गया, मौसम आने के बाद हमको उसमें से एप्पल मिलने शुरू हो गए। तो ये जो तैयारी हो रही होती है ना पूरी की पूरी, ये तैयारी होती है ऑपर्च्यून मोमेंट की। ये ऑपर्च्यून मोमेंट में हमको फल मिलता है। तो जो ऑपर्च्यून मोमेंट में फल मिलता है, वो फल हमारा संचित कर्म का फल होता है।
सभी कर्म संचित कर्म के फल मिलते हैं हमको। संचित कर्म वो होते हैं जो कि हमको क्रियामान की तरह उसी वक्त फल नहीं मिले होते, जमा हो जाते हैं। कोई भी कर्म बिना कर्म फल के कटता ही नहीं है, तो जमा तो सारे ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह समझना चाहिए कि जो संचित होते हैं वो इस जन्म के भी हो सकते हैं, अगले जन्म, पिछले जन्म के भी, और उससे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। क्योंकि उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, इसलिए वो फलित नहीं हुए, वो ब्लॉसम नहीं हुए, फूल के पॉप करके निकले नहीं, क्योंकि उनको उनकी एटमॉस्फेयर या राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब मिलेगी तब वो फल निकल के सामने आ जाएगा। अब हो सकता है कि मेरा किसी के साथ जो ड्यू है वो इंसान ही नहीं, मेरे को फिर मिला, 3 जन्मों के बाद मिला, तो मेरे को उसको पे बैक करना पड़ा। तो अपॉर्चून मोमेंट तो तब आएगा जबकि वो मोमेंट मिलेगी या एटमॉस्फेयर मिलेगी या वो परिस्थिति मिलेगी, सिचुएशनल करेक्टनेस हमको मिल जाएगी, तो तभी हमारे को उसका फल मिलेगा। तो ये होते हैं संचित। संचित कर्म जो होते हैं वही हमको प्रारब्ध दिलाते हैं। ये प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध का मतलब होता है कि वो वाला कर्म फल जो मिल गया और जिसके मिलने से हमारी जो भी सिचुएशन है वो यूं या ऐसे हो गई, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। मतलब ये है कि मेरे को जो इंसान का शरीर मिल गया, ये मेरा प्रारब्ध है। अगर मुझको बकरी की जन्म मिल गया तो वो मेरा प्रारब्ध है कि मुझको उस योनि में, उस शरीर में जन्म लेना पड़ा। किस चीज का प्रारब्ध है? संचित कर्मों का फल मिला, प्रारब्ध। जब प्रारब्ध मिलता है तो उसके बाद वो कर्म का फल कट जाता है, खत्म हो जाता है। इसको हम प्रारब्ध कहते हैं। अब मैंने किसी आदमी को खींच के थप्पड़ मार दिया, तो उस आदमी ने क्या किया? उसने वापस थप्पड़ मारा, तो क्या हो गया? क्रियामान हो गया। मैंने गलत काम किया, साथ साथ मुझे मिल भी गया। लेकिन मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसकी जेब से बटुआ निकाला और मैं भाग गया और निकल गया वहां से। तो क्या हुआ कि वो मेरा संचित कर्म हो गया। अब वो संचित कर्म में वो मेरे को पुलिस कंप्लेन करेगा, पुलिस कंप्लेन करने के बाद पकड़ने आएगी पुलिस, उसके बाद केस चलेगा, केस चलने के बाद 2 साल बाद मेरे को पनिशमेंट हो जाएगी। तो जो 2 साल बाद पनिशमेंट होगी वो संचित कर्म का, जब जेल में जाऊंगा तो संचित कर्म का प्रारब्ध मुझे जेल लेकर गया है, क्योंकि वो कर्म संचित हो गया था, जमा हो गया था, उसको फलने फूलने में टाइम लग गया। तो ये प्रारब्ध। अब मैंने उस आदमी का बटुआ तो लिया ही, लेकिन मैंने उसका खून भी कर दिया। तो क्या हुआ कि मुझे पुलिस ने पकड़ा, पकड़ के बटुए वाला केस चलाया, बटुए के केस के बाद खून का केस भी चलाया, तो 2 साल की जेल हुई और उसके बाद मेरे को फांसी भी हुई। तो अब ये संचित कर्म का एक फल तो मेरे को मिला कि मुझे जेल मिली, और दूसरा फल मिला कि मुझे फांसी भी मिली। तो जो फांसी लग गई वो प्रारब्ध है, और फिर फांसी लगने के बाद जो जन्म मिलेगा मेरे को, क्योंकि वो जन्म मुझे वो मिलेगा जो मेरे कर्मों के हिसाब से मिलेगा, वो जन्म मेरा प्रारब्ध है। तो हमारा सबका जो जन्म मिला हुआ है इस वक्त, हम जिस भी जन्म में हैं, ये सब हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध को आप ये भी कह सकते हैं कि अर्नड, ये हमने कमाया हुआ है, ये अर्नड है। तो अच्छा तो अर्नड लगता है, बुरा भी अर्नड ही होता है। तो ये सारे प्रारब्ध इस तरह से आते हैं। तो कर्म जितने भी होते हैं हमारे, वो संचित होते हैं, जमा होते हैं। तो अब वही बात कि अगर जमा होने वाले कर्म करेंगे ही नहीं तो जमा ही नहीं होंगे। तो जब जमा नहीं होंगे तो कोई प्रारब्ध भी नहीं रहेंगे, और जब प्रारब्ध नहीं रहेंगे तो मनुष्य के या किसी भी योनि के शरीर में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तभी हम इस चक्र से छूटेंगे। अब हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शाब्दिक हो, बोलने वाला हो, वाचिक हो, या वो हमारे एक्शन से हो, कर्मों से हो। हर एक कर्म हम प्रकृति की इंटरैक्शंस में करते हैं। प्रकृति के साथ इंटरैक्शन करते हुए ही हम कर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली लेने-देने का हिसाब प्रकृति के साथ बैठ जाता है कि हमने प्रकृति से बोरो की हुई है ये वाणी, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जो आवाज़ है, ये जो वाणी है, ये भी तो मैंने प्रकृति से बोरो की है। तो मैं जब प्रकृति से बोरो की हुई चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रकृति को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और इस इन्वॉल्वमेंट के अंदर अगर मैं अपनी वाणी का काम गाली-गलौच देने में करता हूँ, तो किसी न किसी जगह प्रकृति के नेगेटिव्स के अंदर तो मैं फँसूँगा ही फँसूँगा ना। अगर पॉज़िटिव्स में फँसूँगा क्योंकि मैं वाणी को अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पॉज़िटिव्स तो मेरे को बाँध के कष्ट नहीं देंगे, तकलीफ तो नहीं देंगे। लेकिन जब नेगेटिव में फँसूँगा, तो नेगेटिव तो मुझे बाँधेगा ना। तो प्रकृति भी तो अपना हिसाब लिए बिना नहीं छोड़ेगी ना मेरे को। तो जो प्रकृति होती है, वो भी तो उसी तरह से बाँध के रखने के लिए अपने उस ब्रह्म चक्र में, जिस चक्र में वो प्रकृति चल रही है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उसके अंदर मुझे फँसा के रखती है और मुझको उस चक्की में पीसती चली जाती है, पीसती चली। मुझे बंधना ही पड़ता है बिकॉज़ आई ओ इट टू इट, आई ओ इट बैक। कुछ भी फ्री नहीं मिलता दुनिया में, कुछ भी सृष्टि में फ्री नहीं मिलता। हम जो बोरो करते हैं, हमको लौटाना पड़ता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैंने तो ये शरीर लिया है प्रकृति से और मेरे शरीर को लिए हुए अब तो 2000 साल हो गए, मैं बड़े आराम से जी रहा हूँ। नहीं हो सकता ना। हमको तो प्रकृति से सब कुछ जो हमने लिया है, वो लौटाना ही पड़ता है। जो भी हमने बोरो किया है, वो हमको लौटाना ही पड़ेगा। तो वो लौटाना ही तो हमको हिसाब चुकाना है ना। हमको प्रकृति से ली हुई हर चीज़ देनी पड़ेगी ना। उसी तरह से जो कर्म प्रकृति के साथ बाइंड होते हैं, वो कर्मों में भी तो हम प्रकृति के साथ ही फँसते चले जाते हैं ना। कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो जब तक हम प्रकृति के कर्मों में फँसे रहेंगे, प्रकृति के साथ फँसे रहेंगे, तब तक तब तक हम उस प्रकृति के चक्र के अंदर उसमें से हम मुक्त हो ही नहीं सकते, फ्री हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? फिर जो हमको मिलेगा, क्योंकि हमको उसका फल मिलेगा, वो सारा कुछ प्रारब्ध होगा। और प्रारब्ध मिलने के लिए जो कर्म होंगे, वो सारे संचित हों। सबसे अच्छे वो होते हैं जो क्रियामान होते हैं, अभी हुआ, अभी फल मिला, कट गया, खत्म। सबसे अच्छे होते हैं। जो जितने पुराने संचित हो जाते हैं, वो उतने ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो कटेंगे तो है ही नहीं बिना फल दिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छे-अच्छे हम देखते हैं लोग होते हैं दुनिया में, बहुत शरीफ लोग, बहुत अच्छे लोग, मगर बहुत भुगतते हैं कि उनको कष्ट हो रहे हैं या उनको शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, बुड्ढे हो गए हैं तो तकलीफ होती जा रही है। वो इसीलिए हो रही है कि वो अपने सारे के सारे संचित कर्मों का हिसाब खत्म कर रहे हैं। संचित कर्मों का अकाउंट पे बैक कर रहे हैं। जो पुराने कब के हैं हमको पता नहीं, उनको भी पता नहीं, लेकिन हैं तभी देना पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, इस तरह कर्म और कर्मफल को हमको समझना पड़ेगा 3 कैटेगरीज़ के अंदर। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ व्हाट अरुणा जी ने मुझे पूछा था। तो अरुणा जी, अब आपको अगर क्लैरिफ़ाई हो गया तो ठीक है, वरना जी, और जी। भी पूछ लीजिए, कुछ और पूछना हो तो पूछिए।
नहीं नहीं, बहुत ही क्लियर हो गया। एक्चुअली हमारा ये संवाद चालू हुआ था श्वेता जी के क्वेश्चन से कि सभी अगर हमारी जिंदगी में घटना जो घटती है वो अगर विधि विधान के हिसाब से ही हो रही है, नियति ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, तो हमारा रोल क्या है, ऐसे श्वेता जी का क्वेश्चन था। तो ये जो विधि विधान या नियति है ये हमारे प्रारब्ध है। और आपने जो एक्सप्लेन किया कि इनको जब आप भोगते हैं, आपको इनको फेस करना पड़ता है, ये जो फलीभूत हुए प्रारब्ध है उनको आप किस तरह से डील करते हैं, आपकी एक ज्ञान मार्ग से जाना जरूरी होता है, ये आपने कहा। और इसके बाद जब मैं इसके ऊपर सोच रही थी तब मुझे प्रभु रामचंद्र जी का एक उदाहरण मेरे सामने आया कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में जो भी घटनाएं घटी वो उनका प्रारब्ध था, बट द वे उन्होंने उनको किस तरह से डील किया वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि परमात्मा के रित को लेकर कैसे उनको डील करना चाहिए, कि ताकि हमारे नए, तो क्या मैं बराबर बोल रही हूँ? प्रभु रामचंद्र जी का उदाहरण उसी का है ना, कि प्रारब्ध को कैसे फेस करें। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप, एकदम फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल यूज किया है। जी देखिए, प्रारब्ध जो भाग्य है, या जो ये कहा जाए कि विधान, विधि का विधान है, या जो नियम है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, जो कल श्वेता जी ने पूछा था, वो तो सारा का सारा हमारा भाग्य कह लीजिए आप, लेकिन वो सब हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध ही है। वो पर सारा ही हमारा प्रारब्ध है। लेकिन उस प्रारब्ध को हम कैसे हैंडल करते हैं, करेक्ट। तो यही बात है ना कि मुझको जो शरीर मिला है, मुझको ये शरीर भी तो प्रारब्ध ही मिला है ना। जी अब इस शरीर के साथ मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ? क्या मैं अच्छे कर्म करता हूँ, क्या मैं बुरे कर्म करता हूँ, क्या मैं जिंदगी को इस तरफ उस तरफ किस तरफ लेके जाता हूँ, ये तो मेरी इंडिपेंडेंस है ना। तो प्रारब्ध के ऊपर जो मेरी रिएक्शन है वो तो मेरी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है। अब जैसे ही हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो मुझे मिल रहा है, ये कोई ना कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मुश्किलों में भी रहते हैं लेकिन मुस्कुराते रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, या अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करके शो नहीं करते। प्रॉब्लम तो भुगतते ही हैं लेकिन उसको वो शो ऑफ करके उसके बारे में रोते नहीं रहते। तो जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि वो तो प्रारब्ध ही था जिसको वो भोग रहे हैं, लेकिन वो उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल यूज किया भगवान राम का, कि वो कैसे उस अपनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। वही तो हमको वो सिखाते हैं ना, जी। वही सिखाते हैं, तभी तो हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। ये प्रारब्ध के हैंडलिंग की मर्यादाएं ही तो है ना, यस, यही यही तो आपने कल मर्यादा। समझाया। और फिर मुझे वो जो मेरे माइंड में घूम रहा था, तो मैं सोचती रह गई कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में जो घटना घटी, एक कोई भी एक एग्जाम्पल लिया तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे वो हैंडल कर सकते थे, या हम कैसे हैंडल करेंगे वही सिचुएशन को। तो तब पता चलता है कि नहीं, दैट इज द परफेक्ट वे। इसीलिए उनका अवतार था कि हमें दिखाने के लिए दिस इज द वे यू हैंडल द सिचुएशन, हाउएवर नेगेटिव इट माइट बी। वो तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही था जी जी, कि बहुत जिंदगी बहुत को। धन्यवाद पीयूष जी, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया ताकि मेरा थिंकिंग प्रोसेस आगे आगे चला गया। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। कोई और कुछ पूछेंगे इसके बारे में, या कहेंगे इसके बारे में, या आगे बढ़े, बताइए। जो बात हुई है अभी हमारी प्रारब्ध संचित और क्रियामान पर, कोई कुछ कहेंगे, बोलेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत अच्छे संचित कर्म और आपके प्रारब्ध के कर्म ये भुगतने हैं, कैसे है, किस तरीके से है, बहुत अच्छा आपने समझाया। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभा कल जी। रात भर मेरे में ये दिमाग में घूमते रहे थे। मैंने कहा कल अरुणा जी के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तब पता लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा। और अभी जो भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण लिया है, बहुत ही वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़े। जी। तो सिक्स्थ चैप्टर एक का सवाल है। हाँ 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 हाँ। अम,
क्रियामान तो उसी समय हो जाते हैं कर्म, तो संचित हैं जो इकट्ठे हुए हैं, तो प्रारब्ध भी संचित नहीं हुए एक तरह से। जो संचित के फल पक गए हैं और मिल जाते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। जो फल पक गए हैं और रेडी हो गए मिलने के लिए, वो एप्पल का फल जो लगाया हुआ था पेड़ पर, वो फल रेडी हो गए हैं। अब आप जब मर्जी उसको तोड़ सकते हैं या वो अपने आप गिरेगा। तो वो रेडी जब हो गया तो वो प्रारब्ध, अब वो संचित नहीं रहा। अच्छा। तो प्रारब्ध तो मिलना है, जब वो मिल गया तो वो प्रारब्ध, वो संचित कर्म का जो कर्म फल है, जो कर्म है वो संचित है, हम्म। लेकिन जो उसका कर्म फल मिल रहा है वो प्रारब्ध। अच्छा। टमाटर टमाटर बोए तो 6 महीने में मिल जाएंगे, एप्पल 4 साल में मिलेगा, आम को लगाएंगे तो 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जब वो मिलेगा उस हाँ वक्त वो प्रारब्ध है। हाँ, वही ना। अच्छा। संचित जब तक वो 10 साल तक, जब तक वो जमीन के अंदर है, पेड़ निकल रहा है, बन रहा है, वो सब संचित है, हो रहा है, तो उसकी हमें तैयारी हो नहीं, रही है, तैयारी हो रही है फल बनने की, प्रारब्ध बनने की। लेकिन जब वो मिल गया तब वो प्रारब्ध हो गया। लेकिन हमें नहीं पता चलता कि ये संचित है या प्रारब्ध है। संचित ही प्रारब्ध में चेंज हुआ। कई बार हाँ, संचित ही प्रारब्ध में चेंज हो जाते हैं। कई बार पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता। कई बार पता चल जाता है कि ये हमारे कर्म है संचित, इसके कारण मुझको ये फल मिल रहा जो जो प्लांट्स हैं वो तो पता चल जाएगा, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो है। अपने कर्मों इनका का, नहीं। अपने कर्मों की अगर हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, अपने आप को उस इन्फ्लुएंसिंग स्टेज में से हटाकर, मतलब कि बिना प्रेजुडिस के, बिना किसी साइड लिए हुए, अपने ही कर्मों को अगर हम स्टडी करेंगे न्यूट्रल होकर, तो अपने कर्मों से हमको पता चल जाएगा कि ये फल जो था ये हमको इस कर्म से मिला हुआ है, या ये कर्म हमने किए थे तो उनके ये फल मिलने शुरू हो गए। अब ये जिन चीजों का हमको पता नहीं चलता, वो सारी ऐसी होती हैं कि जिनका हमको पता ही नहीं, क्योंकि पिछले जन्मों के हैं। तो वो हम उसके बारे में नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि हमको पता नहीं होता। हाँ, उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। वही तो योग दर्शन कहता है कि अगर चाहो तो उनमें जाके डीपली उनको स्टडी कर सकते हो, ताकि तुमको उसका रूट कॉज पता चल जाए। लेकिन मुझे ये लगता है, पर्सनली मेरा अपना विचार ये है कि उसको स्टडी करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। उससे ज्यादा अच्छा ये होता है कि जो प्रारब्ध मिल रहा है उसको स्टडी करो, और उसको कैसे हैंडल करना है ये डिसीजन लेकर आगे बढ़ो। तो अगर पॉजिटिव, परमात्मा को कहो थैंक यू कि तुमने कम से कम मेरा एक कर्म फल टाल दिया, मुझे मिल गया, खत्म हो गया, लेट अस गो फॉरवर्ड। तो अगर वहां पर हम इस तरह की सोच लेके चलते हैं तो हमारी डिस्टरबेंस कम हो जाती है। अगर वो प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो भी, प्रारब्ध अच्छा होता है तो हम थैंक करते ही नहीं है, हम तो बड़े मस्ती में रहते हैं कि हमको तो भाई मिलना ही था। एंटाइटलमेंट आ जाती है हमारे अंदर कि हमको तो जी अच्छा ही मिलना है, सारा कुछ खराब तो मिल ही नहीं सकता। तो हम उस तरफ चले जाते हैं जब अच्छे मिलते हैं। लेकिन उस वक्त भी, अच्छा भी जब मिलता है प्रारब्ध का फल, तो भी यही होता है कि हे ईश्वर, थैंक यू वेरी मच कि तूने हमको ये प्रारब्ध दिया है, आगे बढ़ो, आगे का सही रास्ता अपनो। क्योंकि यही बात है ना कि ना ज्यादा सुख में सुख, ना ज्यादा दुख में दुख, समभाव, तो यही भाव भगवान कृष्ण बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर प्रारब्ध को ऐसे ही समझना पड़ेगा। संचित कर्मों का सोचेंगे तो उनमें से कुछ गड़बड़ वाले भी हो सकते हैं, फिर चिंताएं भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और या फिर अकड़ आ जाएगी, देखो मैंने तो ये अच्छे अच्छे किए हुए हैं, मुझे तो ये होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कर्म फल के से वो अकड़ आएगी या दुख होगा, तो वो दोनों चीज हाँ, कर्म फल के साथ आशा और आसक्ति वाली बात है फिर वो नए कि कर्म संचित फल हो के जाएंगे। साथ जुड़ना, वो कर्म फल के साथ जुड़ना हो जाएगा कि मैं जुड़ रहा हूं उसके साथ, हाँ, कि वो फिर मुझे दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, वो दुख भी तो जुड़ना है। और जो बहुत ज्यादा सुख मिलेगा वो भी अकड़ जो है वो भी जुड़ना है। वो नए संचित कर्म हो जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल वो नया कर्म, हाँ, मानसिक कर्म तो उसी वक्त हो जाएगा। बिल्कुल नए कर्म हो जाएंगे, वो संचित होंगे या क्रियामान होंगे, ये तो
उस पर डिपेंड करेगा कि कब उसका फल मिलता है, लेकिन हो तो जाएंगे वो। हाँ जी, और कोई और बात, कोई क्वेश्चन? ठीक है। शर्मा जी ये शेर हाँ, केतन जी क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अपना कर्म ही अपना प्रारब्ध है, ठीक है ना? अपना अपना कर्म ही अपना प्रारब्ध है, बिल्कुल अपना प्रारब्ध है। बिल्कुल। और संचित कर्म, सॉरी, क्रियामान कर्म तो अच्छे है कि तुरंत मालूम पड़ता है, अगर वो होता तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन संचित कर्मों में ऐसा होता है कि कई लोग अगर इसी जन्म में हुआ तो भी मालूम नहीं पड़ता कि हमारा कर्म खराब थे इसीलिए हुआ। कई लोग ये समझ भी नहीं पाते। और ऐसा भी नहीं कि मैंने किसी से बुरा किया तो वही आदमी से मेरा बुरा होगा, कहीं और से भी मेरा बुरा हो सकता है, लेकिन मैं सफर जरूर करूंगा, ये होता है। बिल्कुल और वो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, और कब कहाँ पड़ती है कैसे पड़ती है मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए हम्म, केतन जी, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिनके दिल में कोई पाप नहीं है, उनके कर्मों में पाप नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कभी भी जिंदगी में उनको अच्छा मिला ही नहीं कुछ। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी तकलीफ में, किसी चीज प्रॉब्लम्स में ऐसे ही रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? और वो हैं बहुत अच्छे, और वो इस चीज के लिए दुख भी है उनको, प्रॉब्लम्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये सब क्या है, इसको यही इसी तरह समझाया जा सकता है कि उनको पता नहीं है, लेकिन ये उनके पुराने संचित हैं जो प्रारब्ध बन के निकल रहे हैं। सिर्फ इस तरह समझाया जा सकता है। क्योंकि देखिए देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा, हमको आप सबको मानना पड़ेगा कि ये जो क्रिएशन है, परमात्मा ने जो पूरी की पूरी एक सृष्टि बनाई है, क्रिएशन बनाई है, दुनिया बनाई है, ये क्रिएशन एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई खामी खराबी, कोई प्रॉब्लम हम ढूंढ ही नहीं सकते। ये इतना परफेक्ट इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो इस इंटेलिजेंट सिस्टम में ये तो हो नहीं सकता कि मुझको कोई चीज बाई चांस या बाई फ्लूक या यूं ही मिल रही है। ये तो हो नहीं सकता ना। तो ये जो भी हो रहा है, घट रहा है, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं तो उस इंटेलिजेंट सिस्टम में ही आता है ना। तो अगर उस इंटेलिजेंट सिस्टम में आता है तो हमको ये पता है कि ये तो मेरे ही कर्म है जो मेरा प्रारब्ध बन के आ रहे हैं। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल होता है ना कि मैंने जो 20 साल पहले किया था, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो इन्वेस्टमेंट्स मेरी अब फल दे रही हैं, तो वो फल मिल रहा है मेरे को, तो मेरा प्रारब्ध है ना अपने ही संचित कर्मों का। और वही होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन सारी की सारी डूब गई। तो डूबी हुई इन्वेस्टमेंट भी तो मेरे संचित कर्मों का ही प्रारब्ध है जो मुझे मिल रहा है ना। प्रारब्ध ही है ना ये। अब तो ये इस चीज को और अच्छी तरह क्या समझाया जा सकता है बिना इसके कि जो मुझे शरीर मिला है, जन्म मिला है, ये भी तो मेरा प्रारब्ध है ना। जो मुझे माँ बाप मिलते हैं, जो मुझे एटमॉस्फेयर मिलता है जन्म का, वो भी मेरा प्रारब्ध है। मेरे माँ बाप का भी प्रारब्ध है कि उनको मैं मिल रहा हूं, मेरा जैसा बेटा, ये भी उनका प्रारब्ध है। तो ये सारे के सारे कर्मों का जो जाल है, वो सारा का सारा जाल हमारे संचित कर्मों से ही बना हुआ है। तो जैसे ही कर्म के कर्म फल छूटेंगे, ये जाल पकड़ जकड़ सब छूट जाएगी। उसी की तरफ अगर हम, भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, कोई स्वार्थ भाव मत रखो, फल के साथ आशा या आसक्ति मत रखो, बिना कामना के कर्म करो, तो क्या होगा? तो यही होगा कि ये जितने जालों में हम फंसते हैं, वो सब छूटते चले जाएंगे। हमको फ्रीडम मिल जाएगी, हमको बहुत अच्छी फ्रीडम मिल जाएगी। कुछ दिन पहले हमारे इस सेशन के अंदर ही एनी जी ने बताई थी अपनी बात इसके बारे में। उन्होंने बताया था अपनी सास के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में, कि वो कैसा फील कर रही हैं कि उनको एकदम फ्रीडम मिल चुकी है अब। सारी उन झमेले, प्रॉब्लम, झगड़े पकड़े से जो उनके साथ चलते रहते थे, शी फील्स टोटली टोटली डिटैच्ड एंड टोटली फ्री। तो ये ही हमको मिलेगी हर कर्म से।
हर कर्म में से हमको इसी तरह फ्रीडम मिलती चली जाएगी। जैसे ही हम निष्काम, बिना स्वार्थ के, बिना फल की आसक्ति और आशा के कर्मों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो इस जाल, झमेले, झंझट से हम छूटते चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर जब छूट जाएंगे तो हमारे पास कोई प्रारब्ध बचेगा ही नहीं। जब प्रारब्ध नहीं बचेगा, जो कटने हैं कटते जाएंगे, कटते जाओ, कटते जाओ, कटते जाओ, खत्म। जब प्रारब्ध बचेगा ही नहीं तो हमको फिर दोबारा इस प्रकृति की जकड़ में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति का हमारे ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा। जब कंट्रोल हट जाएगा तो वही बात जो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति का कंट्रोल तो हटा लो, हटाने के बाद योग की क्रियाओं में दक्ष हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, एक्सपर्ट योगी बन जाओ। जब योग की सिद्धियां मिल जाएंगी, और सिद्धियां मिलना और प्रकृति से कटना साइमल्टेनियसली एक साथ होता जाएगा, क्योंकि सिद्धियां मिलेंगी ही तब जब प्रकृति के ऊपर से अपना कंट्रोल, प्रकृति का कंट्रोल घटना शुरू होगा। तो जब सिद्धि मिल जाएगी और प्रकृति का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तब तुम मोक्ष आत्मा अवतार लेकर जन्म लोगे, क्योंकि तब तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम कंट्रोल नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, तुम अपनी मर्जी से जन्म लोगे, शरीर लोगे, और तुम प्रकृति को कंट्रोल करोगे, प्रकृति तुमको कंट्रोल नहीं करेगी। तब तुम इस तरह इतना ज्यादा प्रकृति को कंट्रोल करोगे कि जब वो मौका मिला, उन्होंने देखा कि ये सूर्य अस्त हो गया है, सनसेट हो गया है, लेकिन वो सनसेट भी ऐसा हो गया है कि थोड़ी देर के बाद वो सन दोबारा ऊपर के आ गया। लगा कि हाँ, लग रहा था सनसेट हो गया, पर नहीं। वो भी तो प्रकृति का ही एक कमाल है, जो कि कंट्रोल कर रहा है प्रकृति को, वो कर सकता है। क्या वो टाइम को बैक कर सकते हैं? काल क्या पीछे हो गया कि जो अभी 10 बज रहे हैं वो वापस 9 बज गए? यू कैन नॉट से दिस। ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि आंखों से हमको जो दिख रहा है वो प्रकृति का कंट्रोल जो है, क्योंकि हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे, हम तो लाचार हैं, हम तो वो देख रहे हैं जो हमको दिखा रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो प्रकृति की माया, वो भी कंट्रोल हो सकती है। तो जब इस अवस्था में मनुष्य आ जाता है, आत्मा आ जाती है, तो वो अवतार लेती है। तो क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण तो ये सारी चीजों का रास्ता साफ करके बता रहे हैं कि देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसमें कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। कर्मों को कैसे करना है, कर्मों से कैसे निकलना है, प्रकृति की जकड़ में से कैसे बाहर आना है, निष्काम कर्म कैसे करने हैं, उसमें से आशा और आसक्ति को कैसे हटाना है, स्वार्थ को कैसे हटाना है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा करो। यही समझा रहे हैं ना हमारे को, और बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि जैसे मैं अवतरित होकर आया हूं, तुम भी अवतार लेकर आ सकते हो। बड़ी क्लियरली इस बात को समझा रहे हैं। अब ये ठीक है, वो ये भी बोल रहे हैं कि जो मैं बातें बताता हूं उसमें से कोई विरला ही एक इंसान ऐसा होता है जो मेरी बात समझता है, सुनता है, फॉलो करता है। कोई रेयर ही ऐसा होता है। हम भी देखिए, हमारे साथ तो मैं तो ये समझता हूँ, अपने लिए तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। कि मैंने आज अगर शुरू कर दिया, मैं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो कभी कभी कोई कोई चीज में परफेक्शन मिल जाती है, कोई चीज में नहीं मिलती। कोई चीज में फिर अगेन आई विल यूज द एग्जांपल कि एनी जी ने कहा था कि वो 10 दिन 15 दिन से ट्राई कर रही थी, फिर जाके उनको लगा कि अब मैं इस चीज को अचीव कर गई हूँ। तो हमको किसी चीज में परफेक्शन मिलती जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हैं। बट इट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस दिन मेरा इस जन्म से अगले जन्म में मूवमेंट हो जाएगी। तो मुझे पता है कि वर्क इन प्रोग्रेस मेरा चलता रहेगा, क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण गारंटी देते हैं। इस 6 चैप्टर में ही तो देते हैं ना कि कोई चीज लूज नहीं होती, ज्ञान भी चलते रहते हैं। जैसे अब
संचित कर्म है वो अगले जाके हमको प्रारब्ध में मिलेंगे, तो ये ज्ञान और ये सब चीजें भी तो प्रारब्ध है ना, ये भी तो मिलेंगी ना हमको, ये भी तो आगे जाके मिलेंगी। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये करते रहो, कभी ना कभी अचीव होगा, जब अचीव होगा बस मोक्ष, मुक्ति। ठीक है ना? सॉरी मैं थोड़ा डिविएट कर गया आपके क्वेश्चन से, आई एम सॉरी नहीं, के बहुत लिए, अच्छी तरह से आपने लेकिन समझाया। लेकिन है तो सारा कुछ अल्टीमेटली तो यही समझा रहे हैं ना भगवान कृष्ण हमारे को। उसी को समझाने में तो वो बताते हैं कि अपने कर्म करो, बिना जुड़े, बिना अटैच हुए, बिना कर्म फल की आशा किए, सिर्फ स्वधर्म के हिसाब से कर्म करो, और वो कर्म करो जो कि परमात्मा के बनाई हुई सृष्टि के नियम के अनुसार हैं, तो उन कर्मों को करो। तो ये भगवान कृष्ण बड़े क्लियरली अपनी बातों को बताते हैं, बहुत क्लियर गाइडलाइंस ले करते हैं हमारे लिए, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर एक बात बड़ी क्लियरली बता देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ठीक है ना? ठीक है, और धन्यवाद। पूछेंगे कोई पीयूष और? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो संचित कर्म होते हैं उनका कारण और उसका कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता चलता ना, किस चीज। कॉज एंड इफेक्ट ही है ना, वही पता चलता है हमारे, ये तो कॉज एंड इफेक्ट ही है ना। एक मिनट, रामू लेके जाओ इसको, सॉरी। हर एक हर एक कर्म का, हर एक कर्म फल का जो हमको मिलता है वो कॉज एंड इफेक्ट ही तो है ना। हाँ, पर कौन सा कॉज का ये इफेक्ट है वो तो नहीं पता चलता ना। कभी कभी पता चलता है, कभी कभी पता चल जाता है। अब जैसे आपको अगर 25 साल 20 साल के बाद जो चीज मिल रही है तो आपको उसका कॉज का इफेक्ट का पता चल जाता है कि ये वाली जो मेरे को इतनी ज्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट की फल मिली है, ये इसलिए मिली है क्योंकि मैंने 20 साल 25 साल पहले एफडी बनाई थी, फिक्स डिपॉजिट में हाँ, पैसे लगाए थे। वो तो तो कॉन्क्रीट है। कॉज एंड इफेक्ट हमारे सामने क्लियर हो जाता है ना कभी कभी। उसी तरह नेगेटिव में ही पता चल जाता है, जब कभी कोई कष्ट मिलता है ना, दुख मिलता है, तो याद आ जाता है कि मैंने ये गलत काम किया था। तो जब याद आ जाता है कि गलत काम किया था, फिर कॉज एंड इफेक्ट समझ आ जाते हैं। तो ये वही जिसको कॉज। कर्मज व्याधि बोलते हैं वो तो संचित कर्म का फल होता है। हाँ, मोस्टली संचित का ही होता कर्मज व्याधि जो आती है लोगों को। है। हाँ ठीक है, ठीक है, वो संचित ही होते हैं, वो संचित ही होते हैं जो प्रारब्ध बन के सामने आ जाते हैं। हम्म। कोई और पीयूष बात? जी, हाँ जी, हाँ, मुझे एक प्रश्न करना है हाँ जी, कि आपने तो उदाहरण दिया कि वो सूर्य अस्त का, फिर सूर्य वापस दिखाई दिया और उसमें जो भी घटनाएं घटी महाभारत में, तो ऐसा लगता है कि मन से भी प्रकृति को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। क्या ये सोच ठीक है? मतलब मेरे आपके अपने मन से? हाँ, वो कुछ उसकी उसकी सीमाएं भी होती हैं। कृष्ण भगवान की सीमा तो असीमित थी, पर हम लोग की सीमा सीमा के अंतर्गत कुछ इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है ना प्रकृति को। किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बताइए। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये मेरा पर्सनल उदाहरण है, एंड दिस इज बिफोर गोइंग टू दुबई। हम लोग तो एयर इंडिया में गए थे तो 30-30 किलोग्राम अलाउड थे जाने के, तो 60 किलोग्राम ये हो गए। हम लोग काफ़ी सारा सामान ले गए थे तो 20 किलोग्राम का हमने एडिशनल पेमेंट किया, 80 किलोग्राम हो गए हमारे चेक इन के लिए। और हमारे हाथ में भी जो जो कैबिन बैग थी वो अलग। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं चेक इन काउंटर में क्या मुश्किल होगी, क्या मुश्किल नहीं होगी, एंड वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग। तो यहाँ से निकलने से पहले मैं अपने छोटे से जो हमारे पूजा का कमरा है उसमें गया, एंड आई मेडिटेटेड कि मुझे चेक इन काउंटर में देवी मिले। ऐसा मैंने मन में आया, मुझे चेक इन काउंटर में कोई देवी मिले एंड शी वुड फैसिलिटेट दिस ऑल दिस थिंग। तो हम लोग जब चेक इन काउंटर पहुंचे और सामान जब बताया, पासपोर्ट दिए और सब कुछ दिया,
तो मेरा काम ये होता है कि मैं सबसे पहले उस जो भी चेक इन काउंटर में स्टाफ होता है उनका नाम पूछता हूँ। तो मैंने जब उसका नाम पूछा उस लड़की का, उस लड़की ने कहा मेरा नाम देवी है। एंड मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा आई वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड कि मैंने कहा देखो, मैंने जिस चीज की मैंने, दिस वाज आउट ऑफ माय कंट्रोल, आउट ऑफ माय रेलम, फिर भी एंड शी वाज सो कोऑपरेटिव, और अच्छी तरह से उसने हमारा चेक इन करके बिल्कुल एंड देन वी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी। सो मैंने आई वाज माई सेल्फ सो सरप्राइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सोचते हैं वो प्रकृति में फिर फलीभूत हो जाता है। इस उदाहरण से मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक उदाहरण यूज किया। ऐसा कई बार होता है, बहुत बार। कई मैं बार। पर्सनल अपनी लाइफ के एग्जांपल से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन ये होता है, आपने जो कहा है इस वक्त, ये फलीभूत होता है। अब ये मैं आपको नहीं कह सकता कि वो मतलब पूरी चीज प्रकृति में चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, ये नहीं पता। ये हो राइट। सकता है कि जो हमको, या ये भी हो सकता है कि हमको जो मिलना होता है वो उसका आभास हमको पहले हो जाता है, तो हम उसी हम्म। तरह से सोचने लगते हैं या अपनी थिंकिंग को उस तरह लेके जाते हैं कि अच्छा चलो ऐसा ही हो। अब ये दोनों पार्ट्स इसके हो सकते हैं, क्योंकि इसकी हम सब इसकी अनुभूति करते हैं, हमारी सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, हाँ जी। तो हम सब इस चीज को फील भी करते हैं और इसको समझते भी हैं। तो इसके लिए भी ये अच्छा बुरा इसमें दोनों होता है। जिसने खराब काम करना होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि ऐसा हो जाए तो मैं इसको परफेक्टली बुरा कर लूंगा, उसके लिए भी हम्म। बुरा होता है, वो भी करता है ना। तो दोनों चीजें पूरी होती हैं। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जब कामना बहुत स्ट्रांग होती है, किसी भी चीज की कामना, किसी भी चीज की इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो ऊपर वाला हाथ उठा के तथास्तु कह देता है कि चलो जाओ पूरा हो जाए। हाँ। राइट। ये भी होता है ना, कि वो हमको ब्लेस कर देता है कि चलो तुमने जो कामना की है मैं पूरी कर। हम्म। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसका कर्म फल जो होगा वो अच्छा भी होगा, बुरा भी, सब कुछ होगा। आपको कर्म फल अच्छा मिल गया कि आपका सब फैसिलिटेट हो गया, आराम से आप आ गए, तो अच्छा भी है, और बुरा भी मिलेगा जिसको बुरा मिलना है। लेकिन ये जरूर है कि जो स्ट्रॉन्ग कामना मन में आ रही है वो कहीं ना कहीं तो पूरी हो जाती है। ये कई बार, अक्सर ऐसा, बिल्कुल एग्जाम्पल आपने ठीक दिया। अच्छा, इसके साथ मुझे एक और बात करनी है। अगेन गोइंग बैक टू माय फैमिली, तो मेरे पापा जी और चाचा और ताऊ जी ने, उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल खड़ी की थी गोइंग बैक 1944, और वो अच्छी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आई मीन फ्रॉम दे एक्सपेंडेड ओवर द इयर्स, और दे बिकेम ऑलमोस्ट द थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन बंगाल। और तो ये मैं सोचता हूँ ये संचित कर्मों का एक तरह से फल मिला है। और अचानक एक बार एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारी टेक्सटाइल मिल्स नेशनलाइज की थी, वो हमारी भी कर ली। तो ये फिर उनका प्रारब्ध हुआ। तो इज दैट राइट इन थिंकिंग? ये भी किसी संचित का ही प्रारब्ध है ना, हाँ। कोई ना कोई संचित था जिसका प्रारब्ध ये है। अब अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अपने फादर से कई साल बाद इसके बारे में चर्चा की होती या की होगी, तो उन्होंने कभी बता भी दिया होगा कि ये हमको शायद इस गलत काम का फल मिला था, हो अगर सकता है। अगर हो सकता है तो। मगर कई बार ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई पुराने संचित या पुराने जन्मों के संचित का प्रारब्ध मिलता है, ये हमको पता नहीं चलता। कभी कभी हम एनालाइज कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। हाँ, एनालाइज कर सकते हैं, बट वेदर दैट एनालिसिस इज राइट और रॉन्ग वो हमें बिल्कुल नहीं हाँ, मालूम वो पता पड़ता। नहीं, ये भी नहीं पता। राइट, यू आर करेक्ट, वी डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, मेनी टाइम्स वी डोंट नो। हाँ। चलिए, दैट वाज नाइस, इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा आपने बताया आज। काफी सारी इस पे चर्चाएं हुई। इट वाज प्यूजी वेरी नाइस। थैंक यू केतु जी, थैंक यू। अब कोई और बात करनी है आज? ये वो मैंने सोचा था कि उसको कंक्लूड करूंगा सिक्स्थ चैप्टर को, तो उसमें दो तीन पॉइंट्स और रह गए थे, जैसे कि अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, इनके ऊपर बात रह गई थी। तो इसको फिर अगले सैटरडे पिक करूंगा, क्योंकि फिर इन पे बात शुरू करूंगा तो आधी रह जाएगी। तो आज की बात पर आगे कुछ और पूछना हो, कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं उस पर बात कर लेता हूँ।
और बहुत चैप्टर 3। इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। आज के डिस्कशन से पीयूष जी काफी सारा अपने आप के जीवन के बारे में समझ में आ गया कि किससे क्या हुआ था, कोई बड़ी बड़ी बातें हुई थी, वो कैसे हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों हुई, वो भी सब कनेक्शन मिल गया मेरे को। थैंक यू। अगर ये सारी चीजें दिमाग से क्लियर हो जाए ना जिंदगी से, तो बहुत हाँ बड़ा झंझट निकल जाता है, छूट जाता है, एक वेट एकदम। निकल जाता है दिमाग से। यही होना चाहिए ना, इसकी चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए, छूट जाएगी। यही होना चाहिए कि क्लैरिटी मिल जानी चाहिए लाइफ में, हाँ। यही होना चाहिए। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे या कुछ और कहेंगे? कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अभी टाइम है हमारे पास। कुछ और आपके मन में है अरुणा जी? नहीं, इससे मेरे मन में सिर्फ यही कंक्लूजन आ रहा है कि ये जो हमारी जिंदगी में हम कर्म करते हैं, वो अगर दो भागों में कैटेगराइज कर ले, कि एक है हम प्रापंचिक कर्म करते हैं और पारमार्थिक कर्म करते हैं। तो जो प्रापंचिक कर्म करते हैं उनको प्रारब्ध ने लिमिटेशंस डाली है, उसको पार करके हम कितना भी प्रयत्न करें लेकिन हम वो नहीं कर सकते। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उससे आगे जाना नामुमकिन है। However you may try, this is in प्रापंचिक life, but at the same time in पारमार्थिक life it is limitless. You can go ahead. Sky is the limit there. This is what I have realized. आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसको बड़ा बहुत ही फिलोसॉफिकली प्रेजेंट किया है आपने इसको। इस पर तो पूरी चर्चा और भी हो सकती है कि वो कर्म जो प्रपंचिक होते हैं, यानी कि जो कंट्राइव्ड प्लान्ड होते हैं, जो कि नेगेटिव की तरफ ज्यादा होते हैं, वो वाले कर्म सारे उनके प्रारब्ध से हम बच के निकल ही नहीं सकते। कभी नहीं निकल लेकिन जो परमार्थिक होते हैं, लोगों के भले के लिए, दुनिया के अच्छे के लिए होते हैं, उनका परमार्थ हमारे को दबा के, मतलब उनका जो प्रारब्ध है वो हमको दबा के नहीं रखता जी। वो हमको फ्रीडम दे देता है, हम छूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, यू हैव पुट इट वेरी वेरी नाइसली, थैंक यू। और ये जब पता चलता है तब जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसका कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वही होने वाला है। However you may try, तो यही अच्छा होगा कि वो प्रापंचिक चीजें कम करो और पारमार्थिक के ओर ही जाओ, तो वही, उससे ही तुम्हारी जिंदगी का भला होगा। तो वही है ना, यही। जब निष्काम कर्म हो गए तो प्रपंच से छूटेंगे ना, जी। तभी तो प्रपंच से छूटेंगे। जब कर्मों में स्वार्थ नहीं होगा, अपने लिए भला, अपने ही लिए नहीं चिंता करेंगे, जग का भला करने की सोचेंगे या रितों के हिसाब से रितों करेंगे, के तो अपने हिसाब आप से परमार्थ हो जाएगा। जी जी। यही होगा, यही तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं ना, इन्हीं को तो बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा, आज का डिस्कशन वाज वेरी फ्रूटफुल, बहुत अच्छा। थैंक यू अरुणा जी, आपने ट्रिगर किया था, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई और बात? श्वेता जी तो है नहीं जिन्होंने ये बात शुरू की थी। हाँ, सुन लेंगी तो अच्छा है, चलो रिकॉर्डिंग सुन लेंगी तो अच्छा होगा। तो फिर अगले वीक ओपन मिलते हैं। एंडेड हाँ जी, आप क्या? ओपन एंडेड डिस्कशन में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हाँ, क्योंकि अलग अलग एंगल से इसको हैंडल कर लेते हैं। हाँ। हर एक इंसान का समझने का अलग तरीका होता है, तो अलग एंगल से हैंडल करने से फिर थोड़ी डिस्कशंस की इधर उधर की सब चीजें समझ आ जाती। वो लोग जो लोग की क्वेश्चंस रेगुलरली नहीं पूछते, वो भी क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके क्वेश्चन से उनको अपने आंसर्स भी मिल जाते हैं। हाँ। ये भी होता है। एंड ऑफ 6th चैप्टर एक ओपन डिस्कशन रखना चाहिए पीयूष जी। हम तो हर चैप्टर में तो हर रोज ही ओपन डिस्कशन कर लेता हूँ क्लास में।
तो वो जरा टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है। हाँ वो ठीक है, आप लोग जब कहेंगे आज ज्यादा जैसे टाइम आज जैसे टाइम का कंस्ट्रेंट था ही नहीं। हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई बात। तो ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिलें। बिल्कुल। थैंक यू शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते। पीयूष थैंक जी, यू मैं फॉर जॉइनिंग। अगले शनिवार को Thank तो you. मैं नहीं आ पाऊंगी। आप सैटरडे मैं नहीं बम्बई आएंगी, में हूँ। संडे आप नहीं, जाइए। मैं कांग्रेस में, वर्ल्ड एचआरटी कांग्रेस में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हमारी शादी में शुभकामनाएं इतनी। आपके साथ हैं। आवर विशेस, थैंक यू, विशेस। मेरे को इंदिरा टॉक बहन, देने की है। आपको हाँ वहाँ टॉक देने का है वर्ल्ड ये हाँ एशिया कांग्रेस में? हाँ, अच्छा, किस टॉपिक पे, मे आई आस्क? एचआर पेरी। ह्यूमन रिसोर्सेस। मेरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपसे संडे आपसे पूछेंगे कैसा रहा। जी जरूर से। हम लोग को चलिए, भी नमस्ते। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। चलिए, ओके, सबको नमस्ते नमस्ते। थैंक एवरीबॉडी। यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सब लोग। नमस्ते। नमस्ते। गुड वीक।